CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, ये आपको दिखाई दे रही इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं कक्षा छठी में, तो आज का विषय है इतिहास। इतिहास यानी हिस्ट्री, ये है आज का विषय हमारा। और बच्चों, इतिहास विषय में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह है पाठ दूसरा, इतिहास के साधन पार्ट 2। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के साधन पार्ट 2, यानी बच्चों सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 देखने वाले हैं। इतिहास के साधन पार्ट 2, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर मुंबई से। तो बच्चों, आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, पिछली बार हमने इतिहास के साधनों की बात की थी। हमने भौतिक साधनों को देखा था। ये आपको याद दिलाएं, अगर साधनों की बात करें, इतिहास के साधन यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की बात करें, तो भौतिक साधन यानी मटेरियल सोर्सेज, लिखित साधन यानी रिटन सोर्सेज, और मौखिक साधन यानी ओरल सोर्सेज। तो बच्चों, पिछली बार हमने पार्ट 1 में भौतिक साधन देखा था। आज हम लिखित साधन और मौखिक साधन के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, लिखित साधन की बात करें यानी रिटन सोर्सेज, तो असमयुग के मनुष्य ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो यस, हम स्टोन एज यानी असमयुगीन काल के मानवों की बात करें बच्चों, तो ये उसने उसमें, चूंकि बच्चों इस तरह अगर लेखन की बात करें, लिखित साधनों की बात करें, तो ये उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी ये असमयुगीन मानव ने अपने जीवन के अनेक प्रसंगों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। गुफाओं में तमाम चित्र जो है उपलब्ध हैं। बच्चों, हजारों वर्ष बीतने पर मनुष्य लिखने की कला से अवगत हुआ। ये अगर लिखने की कला की बात करें, तो धीरे धीरे लेखन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रारंभ में मनुष्य लिखकर रखने के लिए प्रतीकों और चिन्हों का उपयोग करता था। इन प्रतीकों और चिन्हों से लिपि बनने में हजारों वर्ष लग गए। मतलब बच्चों, आप समझ सकते हैं कि जो प्रतीकों की बात कर रहे हैं, चिन्हों की बात कर रहे हैं, इनका लेखन की अगर बात करें, यानी ये जो प्रतीक थे, जो चिन्ह थे, इसको लिपि बनने में हजारों वर्ष लग गए। आइए बच्चों, इसी क्रम में आगे चलेंगे। तो बच्चों, हम रिटन सोर्सेज की बात करें, लिखित साधनों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो आप देख सकते हैं, हम भोजपत्र की बात करें या खपड़ों की बात करें, या कच्ची ईंटों की बात करें, तो आप देख सकते हैं ऐसी सामग्री पर किसी नुकीली वस्तु से लिखे जाने वाले विषय को उकेरा जाता था। इस तरह से प्रयास किया जाता था। तो हम रिटन सोर्सेज की बात कर रहे हैं। आसपास में घटित घटनाओं, सरकारी दरबार में चलने वाले कामकाज का वृत्तांत आदि जानकारी लिखने की पद्धति धीरे धीरे शुरू हुई। अनेक राजाओं ने अपने आदेशों, न्याय निर्णयों और दान पत्रों को पत्थरों अथवा तांबे की पत्रों पर उकेर कर रखा है। अशोक के शिलालेख की बात करें, तो आप बाईं ओर देख पा रहे हैं ताम्रपत्र लेख, दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ताम्रपत्र लेख। हम रिटन सोर्सेज की बात करें बच्चों, कालांतर में साहित्य की अनेक विधाओं का निर्माण हुआ। धार्मिक, सामाजिक ग्रंथों, नाटकों, काव्यों, यात्रा वर्णनों तथा वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखन हुआ। ऐसी साहित्य सामग्री से तत्कालीन इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। बच्चों, इस संपूर्ण साहित्य को लिखित साधन कहा जाता है। इतिहास के लिखित साधन
कहा जाता है। तो बच्चों अगर भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज को आप देख सकते हैं। ये अगर नाटकों की बात करें, ये सामाजिक ग्रंथों की बात करें, नाटकों की बात करें या यात्रा वर्णनों की बात करें तो या वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की बात करें, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है जो तमाम विधाओं की हम बात करें बच्चों, इन विधाओं का जो है कह सकते हैं कि इन विधाओं में लेखन कार्य जो है इसकी परंपरा आगे बढ़ी। बच्चों क्या आप जानते हैं कि मंदिरों की दीवारें, गुफाओं की दीवारें, शिलाएं, ताम्रपट, बर्तन, कच्ची ईंटें, ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर उकेरे गए लेखों का समावेश लिखित साधनों में होता है। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जो मंदिरों की दीवारें या गुफाओं की दीवारें, शिलाएं हों, ताम्रपट या बर्तन, कच्ची ईंट, ताड़पत्र, भोजपत्र, ये सब इस पर जो उकेरे गए लेख हैं उनका समावेश लिखित साधनों में किया जाता है। इतिहास के लिखित साधन में इसे शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं भोजपत्र की बात करें, इस पर जो लेखन कार्य किया गया इसकी वजह से इसे लिखित सामग्री में शामिल किया गया। बच्चों क्या आप जानते हैं कि भोज वृक्ष की छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। भोज वृक्ष कश्मीर में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगर भोज वृक्ष की बात करें तो यहाँ पर भोज वृक्ष आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और उसकी छाल से भोजपत्र बनाया जाता है। बच्चों अगर मौखिक साधनों की बात करें, अब तक हम लिखित साधनों की बात कर रहे थे, रिटन सोर्सेज की बात कर रहे थे, अब हम मौखिक साधन यानी ओरल सोर्सेज की बात करेंगे। बच्चों ओवी यानी चक्की के गीत, लोकगीत, लोक कथा जैसे साहित्य लिखकर रखा नहीं जाता। ऐसे साहित्य को मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित साहित्य कहते हैं। इस साहित्य में ओवियाँ, लोकगीत, लोक कथाएं, लोक कलाएं जैसी लोक साहित्य विधाओं का समावेश होता है। ऐसे साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। तो बच्चों अगर चक्की के गीत की बात करो, महिलाएं प्राचीन काल में, आज तो इसका उपयोग बहुत कम होता है लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसका उपयोग किया जाता है, भले ही कम मात्रा में बच्चों। तो देखिए चक्की चलाते समय किस तरह महिलाएं जो है चक्की के गीत गाया करती थी, ये जिन्हें ओवी कहते हैं। और लोकगीत और लोक कथा की परंपरा जो है वो निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चली आ रही थी। इन्हें लिखा नहीं जाता बल्कि इन्हें गा करके सुनाया जाता था। बच्चों हमने सुना था, बुन दे लो भर बोलो हम के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों इस तरह से एक परंपरा, एक जो कि कही गई बातें जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यूं ही ट्रांसफ़र हुआ करती थी। बच्चों उन्हें मौखिक साधन कहा जाता है, उन्हें लिखा नहीं जाता था। तो आप देख सकते हैं बच्चों अगर हम जो लोक कलाओं की बात कर रहे थे, तो जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लोक कलाएं किस तरह से वो हस्तांतरित होती जाती थी। और बच्चों इसी संदर्भ में कहें कि ओवी की जो बात कर रहे हैं, चक्की का गीत, पांडुरंग पिता रुक्मिणी माझी बया, आषाढ़ वारी एला पुंडलिक आला न्याया, यानी पांडुरंग पिता रुक्मिणी मेरी मैया, आषाढ़ के मेले में ले जाने पुंडलिक आया। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं। या लोकगीत की बात करें, महानगरी उज्जनी जिसे उज्जैनी, लई पुंडवार दानी तेथे नांदत होता, राजा सुखी होते प्रजा तीन्ही लोकी, गाजा वाजा असा उज्जनीचा विक्रम राजा। तो बच्चों यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो कि यहाँ पर जो है कि जैसे अगर हम कहें कि महानगरी है यह उज्जनी, बड़ी पुण्यवान और दानी, राज्य करता था एक राजा, खुशहाल थी उसकी प्रजा, तीनों लोकों में था उसका नाम, उज्जनी का वह राजा विक्रम। तो बच्चों इस तरह से अगर हम विक्रमादित्य के बारे में, इसके पहले आपने उज्जैनी के बारे में सुना, विक्रमादित्य के बारे में, तो ये मौखिक, जब इतिहास के साधनों की बात होती है तो इन्हें मौखिक साधन में, ओरल सोर्सेज में शामिल किया जाता है। जो कि प्राचीन भारत के इतिहास के साधन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो बच्चों अश्म युग से लेकर ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। भारत के अश्म युग की जानकारी पुरातत्वीय उत्खनन द्वारा प्राप्त होती है।
उस कालखंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से भारत के असम युग की जानकारी पुरातत्वीय उत्खनन द्वारा प्राप्त होती है। उस कालखंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो लेखन की परंपरा है वो धीरे धीरे किस तरह से जो है आगे बढ़ी है। तो असम युग से लेकर ईस्वी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड भारतीय इतिहास का प्राचीन कालखंड माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के साधन, सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों। ईसा पूर्व 1500 के पश्चात के प्राचीन इतिहास की जानकारी वैदिक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। आरंभ में वेद लिखित स्वरूप में नहीं थे बच्चों। ये वेद जो है आरंभ में लिखित स्वरूप में नहीं थे। प्राचीन भारतीयों ने उन्हें कंठस्थ करने की तकनीक विकसित की। कालांतर में वेद लिखे गए। कालांतर में वेद लिखे गए। तो बच्चों हम वैदिक साहित्य तथा उसके पश्चात लिखा गया साहित्य प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन है। और इस साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, रामायण, महाभारत, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, नाटक, काव्य, शिलालेख, स्तंभलेख, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन आदि का समावेश किया जाता है। तो चाहे उपनिषद की बात करें, रामायण या महाभारत की बात करें, इस जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, इस तो नाटकों की बात करें, काव्य, शिलालेख, स्तंभलेख, विदेशी यात्रियों के वर्णन की बात करें, तो यहाँ इसमें समावेश किया। तो वैदिक साहित्य था उसके पश्चात लिखा का जो साहित्य है प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो बच्चों हम प्राचीन भारत के इतिहास के साधन की बात कर रहे हैं। इसी भांति पुरातत्वीय उत्खनन में पाई गई वस्तुओं, पुरातन वास्तुओं, भवनों, सिक्कों जैसे भौतिक साधनों की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। यस बच्चों, तो पुरातत्वीय उत्खनन में पाई गई वस्तुओं, पुरातन वास्तुओं, भवनों, सिक्कों जैसे भौतिक साधनों की सहायता से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं। इतिहास लेखन के प्रति सावधानी, यानी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल राइटिंग हिस्ट्री। हम किसी लिखित प्रमाण केवल पुरातन होने के कारण वह विश्वसनीय होगा ऐसा नहीं होता है। वह किसका लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, इसकी छानबीन करनी पड़ती है और प्रामाणिक साधनों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों की पड़ताल करनी पड़ती है। जो हमने शुरू में कहा था कि इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता बल्कि उसकी छानबीन की जाती है। ये प्रामाणिक जो निष्कर्ष है पड़ताल करने के बाद उस पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके बाद वो इतिहास के साधन में सम्मिलित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने यहाँ तक समझ लिया। और अगर एक परिस्थिति आपके सामने ऐसी अगर आए बच्चों, मान लीजिए कि अगर यदि आपको एक प्राचीन सिक्का मिल जाए तो अपने पास रखोगे या माता पिता को आप दे देंगे या वस्तु संग्रहालय में जमा करेंगे। चलिए ये आपको सोचना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक प्राचीन, बहुत अति प्राचीन सिक्का मिल जाता है तो आप क्या करेंगे। चलिए आपके निर्णय के ऊपर है, अपने पास ही रखे रहेंगे या अपने माता पिता को दे देंगे या वस्तु संग्रहालय में जमा कराएंगे जिससे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की जा सके। ये शोध का विषय हो सकता है, खोज अनुसंधान का विषय हो सकता है। ये कि अगर ये बहुत प्राचीन सिक्का है तो किस कालखंड का हो सकता है। अगर आप वस्तु संग्रहालय में जमा कराएंगे तो इससे संबंधित और जानकारी प्राप्त हो सकती है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।